गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों पिछले वीडियोस में मैंने प्राचीन इतिहास ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत ये सब चीज़ें बताई थी और मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें मैंने अभी एक ही वीडियो बनाया था, बाकी चीज़ों के बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। तो आज आइए इसको आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भूगोल और साथ में जो मैथ्स के जो कॉमन चीज़ें हैं उनको पढ़ाते हुए मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व आपको कराऊंगा। तो देखिए इसमें अब आज का टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल अर्थात मतलब इसका पत्थर काल कहा जाता है, ये समय है। ठीक है, मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। देखिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं इतिहास भूगोल में, मतलब ठीक है हमें समय रटना है कि ये लड़ाई कब हुई, वो लड़ाई कब हुई, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें समझ की भी होती हैं। जो हम समझ के करेंगे तो हमें आसानी से वो याद हो जाएंगे और हमारे देर तक वो दिमाग में हमारे रहता है बच्चों। तो सबसे ध्यान रखिएगा, पाषाण काल वो काल है जिसमें पत्थर के औजारों का इस्तेमाल हुआ, उसे पाषाण काल कहते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया ये आपको समझना जरूरी है। पूरा पाषाण काल में मानो पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे झील के पास रहता था, इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। कई जगह बच्चों चित्र मिलते हैं, इस पर सवाल भी आता है कहाँ मिलते हैं। इस समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। तो पूरा पाषाण काल जो है वो आखेटक अवस्था थी। अब आप इसे सोचिए, चाहे मेरा वाराणसी जनपद हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ, सब नदी के किनारे बसना स्टार्ट हुए थे। जो है नदियां थी उसी कारण हुए थे। क्यों? नदी से पानी मिल जाता था, ठीक है, आसानी से कुछ भी। फिर धीरे धीरे देखिए फिर लोग खेती करना स्टार्ट किए, तो पूरा पाषाण काल उस समय हट जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझ के चलना है कि कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ। इस समय भी वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पर नदियाँ हैं। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए, पहले बड़े बड़े थे। इस युग में मानव ने खेती करना, भोजन संग्रह करना सीख लिया। अभी देखिए हम लोग इकट्ठा घर पे करके रखते हैं ना, चावल गेहूं दाल वगैरह, तो ये मध्य पाषाण काल की ये पहचान थी बच्चों। ठीक है, कि खेती करना। और नव पाषाण काल आइए, हत्थेदार, कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस और वह दूध प्राप्त करने में किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां गांव में बन गए। तो गांव इसी तरह से विकसित हुए। ये नहीं कि एक आप देख रहे होंगे कई जगह अब नई नई बस्तियां भी बन जा रही हैं। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिया का आविष्कार किया। इसका उपयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तनों बनाने तथा सामान, जो इंपॉर्टेंट वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, अब आई धातु काल। नव पाषाण युग के अंत में मानव ने पत्थर के स्थान पे धातुओं का इस्तेमाल कर दिया, तो ये धातु काल तब से स्टार्ट हो गया। देखिए ये सवाल कई बार आया है बच्चों, देखिए इसी से एमसीक्यू बनता भी है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ता को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाना सीख लिया। अब देखिए अब जाके ये नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो पिछली बार मैंने बताया था वो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, विश्व के प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जैसा भी मैंने जस्ट बताया आपको, विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता हमारी है बच्चों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलें। अब देखिए ये इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न आते हैं, चाहे जिस राज्य के बच्चे हों, इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं बच्चों। देखिए हड़प्पा सभ्यता कब से कब थी? ये 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट बीसी, याद रखिएगा। तो 2500 बीसी टू 1520 बीसी। ठीक है, कैसे खोज हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सन 1921 की बात है, जब ये भी देखिए डेट आता है कि कब हुई।
भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसमें लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी काफी बार आता है, मृतकों का टीला। तो एमसीक्यू देखिए ऐसे ही बच्चे बनते हैं, तो आप सब चीजों को नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए, सिंधु नदी का दूसरा नाम बच्चों इंडस रिवर है, इसलिए इंग्लिश में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न में ये आ सकता है बदल के, सिंधु ना पूछ के आपसे इंडस पूछ ले, क्योंकि आपके ज्ञान की यहाँ हो रही है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की और ये पूरा शहर निकाला। इस सभ्यता के कुल क्षेत्र, आज कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में, भारत में क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। भारत में रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं, तो मुख्य हैं तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, भवन निर्माण, तो उत्खनन में कई बार की बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जो आयताकार हैं, इमारतें कैसे थी, आयताकार थी। ये सिंधु घाटी के हड़प्पा की है, ठीक है। कई 2 मंजिला घर थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। अब देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्या है, हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत, इसलिए सुनिश्चित योजना मतलब इसीलिए इसको शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार आदि थे, ठीक है। आता है कि कई बार सवाल आता है कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में मिला, ये याद रखिएगा। रहन सहन, चावल गेहूँ मुख्य भोजन थे, और ये देखिए ये सब चीज़ें उगती थी, ये अपने आप पढ़ते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मनका बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनका मतलब जो आप माला पहनते हैं ना, मोतियों की, मम्मी लोग पहनती होंगी, दादी लोग पहनती होंगी, तो मोतियों की माला जो है चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। देवी देवता, ये हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा ये होती थी। फोटो नहीं होते थे बच्चों उस समय, ठीक है। अब देखिए व्यापार, ये नगरों से पत्थर, हाथीदांत, धातु, मिट्टी बनी वस्तुएं मिली हैं। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है, कई बार आता है, पूछा जाता है कि व्यापार कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय मतलब चावल के बदले मान लीजिए यहाँ से सोना ले लेते थे, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन के यहाँ से कपड़ा ले लेते थे। इस तरह से मतलब दूसरी सभ्यता के लोग यहाँ आते थे, वो लोग यहाँ से करते थे, दूर दूर से लोग आते थे भारत में। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए ऐसे लिखा जाता है और इसकी ऐसे लिखी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता जो इजिप्ट की है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। ये 5000 BC से 2000, ये देखिए हमसे भी पुरानी है बच्चों, ठीक है, 5000 BC से 2000 BC, ठीक है। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए सब नदियों के किनारे विकसित हो रही हैं। जुगरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, यहाँ तो हम लोग लिखते थे, ये लोग चित्र बनाकर अपना प्रदर्शित करते थे बच्चों, ठीक है। अब आइए इसको देखें, नेक्स्ट पेज। मिस्र सभ्यता 5000 से 2000 ईस्वी पूर्व। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित रहने के लिए उन्हें शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर इसे पतले मुलायम कपड़ों से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते थे। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता। अभी भी देखते हैं कई फिल्में भी बनी है ना पिरामिड को लेके, कि जो मम्मी है जिंदा हो गया, इस तरह की फिल्में, ठीक है, तो वो इसी पर आधारित है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्रीट सभ्यता, ये 3000 BC से 1500 BC, इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। तो आपको बस ध्यान रखना है कहाँ पर क्या क्या चीज़ पाया जाता था। अब देखिए चीनी सभ्यता, ये 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। नदी बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा। सॉटन के कपड़े तथा बांस का लिखना सबसे पहले चीन में। अब देखिए कागज आता है सवाल कि ये देखिए दिया हुआ है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हो। ये काफी बार आता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। अब बच्चों यहाँ से देखिए वैदिक काल आरंभ हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे संगीत कहाँ से लिया गया है, ठीक है, गायत्री मंत्र किसमें है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।